भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। नवनिर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम में इस समारोह की गरिमा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, खन्ना जी अभी भी कुमारी हैं, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, एनडीए के हमारे सहयोगी निषाद राज पार्टी के अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में मंत्री श्री संजय निषाद जी, प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री अनिल कुमार जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री एसपी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और गृह श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनका यहां पर लगातार संगठन की दृष्टि से पूरे प्रदेश को मार्गदर्शन और नेतृत्व प्राप्त होता है, हमारे संगठन के महामंत्री और जिनकी योजना रचना में सारे कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं, ऐसे माननीय धर्मपाल जी, महापौर जी, हमारे सभी माननीय सहयोगी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, शासन के अधिकारीगण, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, नवनिर्माण के 9 वर्ष आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और विजनरी लीडरशिप में इन 9 वर्षों में जो भी परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, हमारी सरकार, ये डबल इंजन की सरकार जो कुछ भी करने में सफल हुई है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, जनप्रतिनिधियों के द्वारा सेवा भाव के साथ किए गए कार्यों और जनता जनार्दन के द्वारा दिए गए सहयोग का ही प्रतिफल है। मैं नवनिर्माण के इन 9 वर्षों के लिए पूरे प्रदेश की जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे तीनों वक्ताओं ने यहां पर विस्तार से कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, हमारे दोनों डिप्टी सीएम केशव जी ने, ब्रजेश जी ने
इन 9 वर्षों की इस गाथा को नजदीक से देखा है, उसमें नेतृत्व दिया है और उन्होंने इसके बारे में कि इसके बॉटलनेक कौन से थे, कौन कारक थे जो उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर रहे थे, कौन वे कारक थे जिन कारणों से उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था, कौन वे कारक थे जिसके कारण अनलिमिटेड पोटेंशियल का यह प्रदेश अपनी पहचान के लिए मोहताज था। दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि रखने वाला यह प्रदेश, यहां का अन्नदाता किसान उर्वरा भूमि सबसे अच्छी होने, सर्वाधिक जल संसाधन होने के बावजूद आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। सबसे अच्छा कारीगर होने के बावजूद क्या कारण था कि हमारा कारीगर उद्यमी बनने की बजाय श्रमिक बन करके उत्तर प्रदेश से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहा था? क्या कारण था कि उत्तर प्रदेश की आधी आबादी भय और दहशत में सहमी रह करके स्वयं अपने को कोसती थी? बेटी सुरक्षा नहीं, व्यापारी को सुरक्षा नहीं, प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ होता था, नौकरी निकले नहीं कि महाभारत के सारे रिश्ते वसूली के लिए निकल पड़ते थे। परिणाम क्या था? हताश और निराश युवा या तो पलायन करता था या फिर अपनी पहचान के लिए अपने आप को कोसने के लिए मजबूर होता था। और आज पिछले 9 वर्षों में ये डबल इंजन सरकार ने जो भी परिवर्तन दिया है, चाहे वह सुरक्षा के लिए, चाहे वह प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए, चाहे वह प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए, चाहे वह आधी आबादी महिलाओं के लिए, या फिर प्रदेश के अंदर वेलफेयर की जो स्कीम है, कल्याणकारी स्कीम है, इनके माध्यम से दलितों को, वंचितों को, अति पिछड़ों को और समाज के गरीबों के उत्थान के लिए जो कदम बढ़ाए गए हैं, इनको लेकर के जो कार्यक्रम हुए हैं, सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अन्य विविध क्षेत्रों में, महिला कल्याण के क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, उन सबको लेकर के और सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान उपलब्ध करवाने के लिए, उत्तर प्रदेश की आस्था को सम्मान देने के लिए जो कार्य हुए हैं, वह पहचान उत्तर प्रदेश की वहां से फिर से बननी प्रारंभ हुई है। इन सभी 9 थीम पर आधारित ये 9 दिवसीय वासंतीय नवरात्रि के कार्यक्रम से प्रारंभ के दिन से लेकर के अगले 9 दिनों तक, यानी नवमी तक, ये 9 प्रकार के अलग अलग थीम पर आधारित कार्यक्रम प्रदेश भर में हो, इसके लिए जनचर्चा का विषय बने। चर्चा परिचर्चा के माध्यम से हम एक दूसरे के सामने अपनी बातों को रखें और अब तक की 9 वर्षों की इस यात्रा के बाद आगे के लिए हमारा विजन क्या होना है। और ये संजोग है, यहां पे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बोल रहे थे ना कि 9 एक शुभ अंक है, ये पूर्णता का प्रतीक होता है। ये पूर्णता यानी हमने 9 वर्षों में जो किया है, अब इसको चर्चा पर चर्चा का विषय बना करके इससे निकलने वाले मंथन के निकलने वाले अमृत से अब हम उत्तर प्रदेश की आगामी उस कार्य योजना को लेकर के कार्य करेंगे, जिसमें 2029-30 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी की दिशा में अग्रसर करने की दिशा में क्या प्रयास होने हैं,
उस दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा है। जनता के सुझाव हैं, समाज के अलग अलग तबके के द्वारा इसके बारे में चर्चा पर चर्चा का विषय बनाया जाए। इन सभी मुद्दों को लेकर के यह 9 दिनों तक अनवरत ये कार्यक्रम चले, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ समाज के अलग अलग तबके के लोगों के द्वारा भी इसमें प्रतिभाग किए जाएं। विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में यद्यपि परीक्षाएं चल रही होंगी, लेकिन तब भी हमें युवाओं के बीच में, अन्नदाता किसानों के बीच में, कारीगरों के बीच में, श्रमिकों के बीच में, महिलाओं के बीच में, गरीबों के बीच में, समाज के प्रत्येक तबके के बीच में हम जाकर के इनको चर्चा पर चर्चा का विषय बनाएं। जिन योजनाओं का लाभ मिला है उसकी चर्चा करें, जहां नहीं मिला है उसे देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाएं। इस देश से सरकार आगे बढ़ी है, 9 वर्ष बढ़े हैं, 9 वर्ष हुए हैं, तो 1 अप्रैल से जो हमारा वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है, इसमें हमने पैसे की व्यवस्था भी 9,12,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है प्रदेश के विकास के लिए। यानी इसमें खन्ना जी का कुंवारा रहना भी आपके लिए लाभदायक है कि खन्ना जी ने 9,12,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। खन्ना जी कह रहे थे कि मैं बोलता तो मैं यहां पे गाना सुनाता एक, और वैसे सुनाएंगे भी वो। लेकिन बहनों और भाइयों, जो ये थीम 9 दी गई है सुरक्षा के मुद्दे पर, आप याद करिए ना, यही तो प्रदेश है। कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है, कल से इस दौरान रमजान का महीना भी चल रहा है। परसों अलविदा की नमाज होगी और 21 को ईद भी हो सकती है, 20 या 21 को होगी। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। और यही है सुरक्षा का एहसास, यही है सुरक्षा। कल से त्योहार है, लोगों में खुशी है, हमारा त्योहार आ रहा है। हम नवरात्रि के साथ जुड़ेंगे, जगत जननी मां भगवती की उपासना के साथ जुड़ेंगे। कोई भय नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई अराजकता नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं, कोई कर्फ्यू का भय नहीं है, कोई दंगे का भय नहीं है। हर व्यक्ति जगत जननी मां भगवती की उपासना में लीन होकर के हर मंदिर में, देवालय में अथाह भीड़ होती है। अब लोगों ने उन क्षेत्रों में जाना बंद कर दिया जहां पहले जाते थे। अब तो नया वर्ष हो, कोई अन्य आयोजन हो, वह मंदिर की तरफ जाता है, धार्मिक स्थलों की तरफ जा रहा है। यह एक नया चेंज देखने को मिला है, और यह तब हुआ है जब सुरक्षा का एक वातावरण हुआ है। सुरक्षा, बेहतर सुरक्षा, लेकिन सुरक्षा के लिए प्रयास प्रारंभ हुए। आप सोचो ना, उत्तर प्रदेश में 17 के पहले भर्ती नहीं होती थी, क्योंकि भर्ती होने के लिए सरकार की नीयत साफ नहीं थी। वह नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही थी। हम लोगों ने 9 वर्षों में प्रदेश में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरी दी है, जिसमें 2,19,000 केवल पुलिस भर्ती हुई है। 2,19,000 पुलिस भर्ती 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता आपने देखा होगा, अभी हाल ही में पिछले दिनों आदरणीय गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 60,244 पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस के। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग पहली पुलिस की भर्ती निकाल रहे थे, हमारी कैबिनेट थी उस समय, ज्यादातर मंत्रीगण तब भी हमारे साथ में थे। केशव जी थे, ब्रजेश जी थे, उस समय खन्ना जी भी थे, उस समय शाही जी भी थे, ये सभी मंत्रीगण, ओम प्रकाश राजभर जी भी थे।
और उस समय हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ये भर्ती हम करेंगे, हमें उस समय 30,000 भर्ती करनी थी पुलिस की पहले फेज में, लेकिन ट्रेनिंग के लिए हमारे पास क्षमता नहीं थी। हमारे पास केवल 3,000 ट्रेनिंग की क्षमता थी। मैंने उस समय भारत सरकार के गृह मंत्री, लखनऊ के यशस्वी सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी से बातचीत की। उस समय के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से मैंने बातचीत की और इन्होंने कहा कि आप मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के भी ट्रेनिंग सेंटर को ले लीजिए और अच्छा होगा कि 30,000 की भर्ती कर दीजिए। जब मैंने यहां बैठक ली गृह विभाग की, मैंने कहा भी ये भर्ती क्यों नहीं हो रही है, तो मुझे बताया गया कोर्ट का स्टे है। मैंने कहा भी कोर्ट के स्टे का कोई कारण तो होगा। कहा हां, कोर्ट ने कहा कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन करें और भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। और हमने 30,000 की भर्ती प्रारंभ की। भर्ती एक समय सीमा के अंदर हुई। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री और अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब हम 30,000 भर्ती करवाए थे। बहनों और भाइयों, 2025 में जब हमने भर्ती करवाई, उनकी ट्रेनिंग 60,244 की ट्रेनिंग आज हम उत्तर प्रदेश के ही ट्रेनिंग सेंटर में करवा रहे हैं। हमें मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर नहीं लेने पड़े। और ये सभी 60,244 जो पुलिस कार्मिक भर्ती हुए हैं, इनमें अनिवार्य रूप से 20% बेटियां भर्ती हुई हैं, अनिवार्य रूप से। और ये सभी लोग अब पुलिस भर्ती के हिस्से बने हैं। इनकी ट्रेनिंग पूरी हो रही है। नवरात्रि के तत्काल बाद ये लोग फील्ड में आएंगे। यद्यपि ये लोग अपनी सेवाएं देते हैं कभी कभी, लेकिन इसके बाद ये फुल फ्लेज प्रदेश की व्यवस्था में आएंगे, प्रदेश की सुरक्षा को और सुदृढ़ करने में अपना योगदान देंगे। बहनों और भाइयों, ऐसे ही आपने देखा होगा उस समय कैसे यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन रहा हो, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग रहा हो, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग रहा हो, अन्य हर एक आयोग और भर्ती बोर्ड पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए थे। तमाम आरोप लगे हुए थे, कोई काम नहीं हो पाता था। लेकिन हम लोगों ने प्रदेश के अंदर पुलिस में रिफॉर्म किए, पुलिस में सुरक्षा का वातावरण दिया, पुलिस को आधुनिक बनाने का कार्य किया। एफएसएल लैब्स हो, पुलिस का स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के निर्माण का हो, एसएसएफ के गठन का हो, या पीएससी की मृत पड़ी बहानियों को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य हो। पिछली सरकारों ने तो दंगाइयों का काल पीएससी को समाप्त कर दिया था। हमने उनकी सभी 34 कंपनियों को फिर से पुनर्जीवित करके पहली बार उत्तर प्रदेश पीएससी में 3 महिला बटालियन का गठन किया है। और तीनों बटालियन वीरांगना उदा देवी पासी के नाम पर, वीरांगना झलकारी बाई कोरी के नाम पर, वीरांगना अवंती बाई लोधी के नाम पर, ये तीनों बटालियन का गठन हमारा प्रदेश के अंदर हो गया है। और तीनों बटालियन में इन तीनों वीरांगनाओं की अश्वारोही प्रतिमाएं भी वहां पर स्थापित कराई जा रही हैं। बहन और भाइयों, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम हमने 7 जनपदों में लागू किया। ये पुलिस रिफॉर्म का पार्ट था। आज हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स हैं, आज हमारे पास फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आज हमारे पास स्पेशल प्रदेश के अंदर आज स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, एसडीआरएफ है, और आज उत्तर प्रदेश के पास हर जिले में एक साइबर थाना भी है और हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी आज हम लोगों ने वर्तमान की चुनौतियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है। यह है सुरक्षा के लिए प्रदेश के अंदर जो कार्यक्रम बनाए गए हैं। अभी हम लोग सिंगापुर और जापान की यात्रा पे मैं गया था, मेरे साथ में वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री थे। केशव जी और आईटी मिनिस्टर जर्मनी की यात्रा में गए थे।
हम लोग जब उन देशों की यात्रा में थे, वहां का बड़ा मंत्री और बड़ा सड़ा उद्यमी मिलता था, एक ही बात कहता था, और कहता था हम यूपी में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि यूपी में जीरो टॉलरेंस और जीरो करप्शन की नीति के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर आज हर व्यक्ति आना चाहता है। बहनों और भाइयों, ये उत्तर प्रदेश की सरकार की थीम इंफ्रास्ट्रक्चर 17 के पहले के बारे में जो बात आई थी, सड़क में गड्ढा है या गड्ढा में सड़क है इसका पता नहीं लग पाता था, खेत है या सड़क है यह भी नहीं पता लगता था। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर एक्सप्रेसवे के रूप में 55% देश का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्रेसवे का यूपी के पास, और गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने कंप्लीट हो रही है। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश का शेयर हो जाएगा 60% एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश का अधिकार। लगातार उत्तर प्रदेश ने कनेक्टिविटी को बेहतर किया है, हर इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 4 लेन की है। आज वहां पे मैत्री द्वार बनाए गए हैं। आपने देखा होगा किस रूप में चेंज आया है। हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ा है, हर ब्लॉक और तहसील मुख्यालय 2 लेन और 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। हर जगह व्यवस्थित रूप से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम आज प्रदेश के अंदर हुआ है। देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास, देश के अंदर सबसे अधिक सिटी के अंदर मेट्रो का संचालन, 7 सिटी में हम मेट्रो का संचालन कर रहे हैं। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने मेरठ के भी मेट्रो का संचालन किया है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। देश का पहला रोपवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहा है वाराणसी में, और देश के अंदर पहला इनलैंड वाटरवे ये उत्तर प्रदेश के अंदर बना है, वाराणसी से हल्दिया के बीच। देश के अंदर कनेक्टिविटी के लिए, एयर कनेक्टिविटी के लिए आज उत्तर प्रदेश में 16 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और 5वां देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में हमने अनुरोध भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। 28 मार्च को उद्घाटन के लिए हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित किया है। आप सोचो ना, जेवर एयरपोर्ट बनेगा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कितनी ग्रोथ होने जा रही, 1 लाख करोड़ रुपए की आएगी उसमें इनकम उत्तर प्रदेश सरकार की। आज उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति है। उत्तर प्रदेश आज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश भी बना है। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहना, उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर नहीं आता था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए सुरक्षा चाहिए, पॉलिसी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी के साथ साथ लैंड बैंक चाहिए, और लैंड बैंक के साथ साथ सरकार की नीयत भी चाहिए। याद करिए, 17 के पहले 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश के अंदर बामुश्किल से 14,000 से कम उद्योग थे, और आज अब तक हमारे पास 31,000 तो बड़े उद्योग लग चुके हैं। 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं, 96 लाख एमएसएमई यूनिट भी यूपी के अंदर आज के दिन पर कार्यरत हैं। एमएसएमई यूनिट में 3 करोड़ 11 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं, और हमारे जो उत्तर प्रदेश के अंदर 31,000 से अधिक बड़े जो भी उद्योग लगे हैं, इन उद्योगों में भी 65 लाख से अधिक लोग कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इन्वेस्टमेंट तब आता है जब सरकार की नीयत अच्छी होती है। 17 के पहले तो यह मान लिया गया था, यानी जो लोग हमारी आस्था को अंधविश्वास बोलते थे वे नोएडा नहीं जाते थे, क्योंकि उनको लगता था नोएडा जाएंगे तो कुर्सी से उतर जाएंगे।
और जब मैं आया, मुख्यमंत्री बना, मुझे मुख्यमंत्री का दायित्व दिया गया, तो मैंने कहा अभी नोएडा जाएंगे। लोगों ने कहा मुख्यमंत्री नोएडा जाता था, हट जाता। मैंने कहा भी कुर्सी बाद में जाए, आज जाए, अच्छा आज ही चली जाए, लेकिन नोएडा जाएंगे। अगर प्रदेश का भला होगा तो हम नोएडा जाएंगे और नोएडा की विकास की जो वहां पे बैरियर है, इन बैरियर को हटाएंगे। आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा विकास के पथ पर अग्रसर है, देश के विकास में योगदान दे रहा है। अगर हम लोग नोएडा नहीं जाते तो देश के अंदर, बहन और भाइयों, 55% मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग यूपी नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो 60% निर्माण देश के अंदर हो रहा है, वो यूपी में नहीं हो पाता, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए तो वहां जाना एक अपशकुन बना दिया था। वो अपशकुन यूपी के लिए बनाया गया था, मुख्यमंत्री उसका एक माध्यम बना था। हम लोगों ने कहा अपशकुन को उखाड़ फेंकेंगे, विकास में इसको बाधा नहीं बनने देंगे। आज हम लोगों ने उसको भी दूर किया है। उत्तर प्रदेश बेहतरीन डेस्टिनेशन बनकर के निवेश का आगे बढ़ा है। अभी तो जापान से, सिंगापुर से, जर्मनी से बड़े पैमाने पर निवेश के लिए निवेशक यूपी में आने वाले हैं। अभी से उनके पत्र आने प्रारंभ हो गए हैं। इस पे सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जिस प्रदेश में कोई निवेशक नहीं आता था, अब तक 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश ग्राउंड ब्रेकिंग हुआ है। 6 लाख का हमारे पास वर्तमान में तैयार है और हम लोग एक नई दिशा में उसमें आगे बढ़ चुके हैं। आज हर जिले में निवेश हो रहा है। आज हमारे पास लैंड बैंक है, व्यापक लैंड बैंक है, 34 सेक्टोरल पॉलिसीज हैं, निवेश मित्र है, निवेश सारथी है। इस दिशा में प्रदेश आगे बढ़ा है। किसानों के लिए अन्नदाता किसान समझने के लिए इतना पर्याप्त है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने पहला डिसीजन अन्नदाता किसानों के लिए लिया था और अन्नदाता किसानों के लिए जो निर्णय लिया था, वह निर्णय ऋण माफी का था और ऋण माफी से आज किसान सम्मान निधि तक की इस यात्रा में उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, आपको ग्रोथ रेट देखना है तो हमारे कृषि मंत्री की सेहत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। 8.5% से बढ़कर के यह 18% हुआ है। 18%। देश के अंदर आज के दिन पर उत्तर प्रदेश कृषि विकास के सबसे तेज गति के साथ आगे बढ़ने वाला राज्य है। अब हमारा अन्नदाता किसान आत्महत्या नहीं करता है। अकेले गन्ना किसानों के बारे में जो चर्चा हो रही थी, याद करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच कुल 95,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ। और बहन और भाइयों, हमने 17 से अब तक इन 9 वर्षों में 3,16,800 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसान को किया है। कोई तुलना है 95,000 में और 3,16,800 करोड़ रुपए में? यह है परिवर्तन, ये परिवर्तन है। आज अन्नदाता किसान को जो 2017 में गन्ना किसान को पर कुंटल का दाम मिलता था 300 रुपये पर कुंटल, आज हम उसको 400 रुपये पर कुंटल उपलब्ध करवा रहे हैं। घटतोली बंद, पर्ची की समस्या का समाधान, प्रोक्यूरमेंट किसान से सीधे हो रहा है। धान हो, गेहूं हो, सरसों हो, तिलहन हो, दलहन हो, बाजरा हो, मिलेट हो, इस सब की सबको हम खरीद रहे हैं। मक्का हो, इन सब की खरीद सरकार सरकारी क्रय केंद्र में करती है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय करती है। मार्केट में ज्यादा दाम मिले अच्छी बात है, मार्केट में बेचो, लेकिन कम दाम मिले हम उसकी गारंटी देंगे, आपको इससे कम दाम नहीं बिकने देंगे आपके उत्पाद को। मंडी शुल्क तब 2.5 से 3% लिया जाता था, आज मंडी शुल्क 1% लिया जा रहा है। अन्नदाता किसान को राहत मिले, यह सरकार के द्वारा उठाए गए अन्नदाता किसान के लिए वे लाभ हैं
जिनके बारे में यहां पर केशव जी ने बताया कि 99,000 करोड़ रुपए केवल किसान सम्मान निधि से अन्नदाता किसान के खाते में प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। बहनों और भाइयों, ये सरकार की वह कार्यक्रम और योजना है जो अन्नदाता किसान को आज उत्पादक से जो कर्जदाता सपा, कांग्रेस, बसपा ने बनाया था, आज उसे कर्जदाता से फिर उभार करके हमने प्रदेश के अंदर उत्पादक की श्रेणी में फिर से ला करके उसे फिर से खुशहाल बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। और अब तो हमारा किसान एक न दो नहीं 3-3 फसल ले रहा है। सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। प्रदेश में 56 लाख हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा इस दौरान हुई है। पहली बार हुआ है कि जो भी ट्यूबवेल थे, प्राइवेट ट्यूबवेल थे, उन प्राइवेट ट्यूबवेल में फ्री में बिजली की व्यवस्था सरकार दे रही है। और अभी जो 23 लाख ट्यूबवेल अभी डीजल से संचालित हो रहे हैं, इस बार बजट में पैसा दिया गया है कि हम सोलर पैनल दे करके उन ट्यूबवेल को भी, उन किसानों को भी उससे मुक्त करवाएंगे और प्रदेश के अंदर अन्नदाता किसान को खुशहाल करने के सामने कदम बढ़ाएंगे। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा इस दौरान जो कार्य किए गए, प्रदेश के अंदर 9 लाख से अधिक जो भर्ती हुई है, बहन और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है। इसमें 1,75,000 से अधिक केवल बेटियां भर्ती हुई हैं, बेटियां भर्ती हुई हैं प्रदेश की। 1,10,00,000 से अधिक महिला स्वयंसेवी समूह आज प्रदेश के अंदर आजीविका दीदी के रूप में प्रदेश के अंदर उद्यमी बनकर के काम कर रही हैं। और इस बार के बजट में महिला उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने अलग से पैसे की व्यवस्था उनके लिए भी की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रधानमंत्री जी का अभियान रहा हो या फिर कन्या सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 25,000 का पैकेज और बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए की सहायता, सामूहिक विवाह योजना में यह आज दे रहे हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि 5 लाख से अधिक बेटियों की शादी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से अब तक संपन्न करने में हमें मदद मिली। निराश्रित महिला हो, वृद्ध जन हो, दिव्यांग जन हो, 1,06,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों को, 1,06,00,000 से अधिक ऐसे परिवारों को आज प्रदेश सरकार 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। और हम बहुत शीघ्र इसके बारे में कैबिनेट फिर से निर्णय लेगा कि इसको भी कुछ बढ़ना चाहिए, जिससे उनके कल्याण के लिए और भी अच्छा काम हो सके। इस दिशा में महिलाओं के कल्याण के लिए और अब तो सरकार ने तय किया कि स्नातक और प्रास्नातक में मेरिटोरियस बेटियों को हम स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे, उनको और पढ़ने के लिए आगे बढ़ाने के लिए। बेटी की सुरक्षा के साथ साथ उसके सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति का कार्यक्रम सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतिभावान युवाओं के लिए नौकरी के साथ साथ रोजगार और स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का कार्य, अकेले एमएसएमई ने 3 करोड़ से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाए। बड़े निवेश के माध्यम से 65 लाख से अधिक हम लोगों ने नौकरियां उपलब्ध करवाई। और प्रदेश के अंदर युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत अब तक 1,30,000 से अधिक हम लोगों ने ऐसे नए उद्यमी उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने में मदद की है। नए बजट में भी हमने प्रावधान किया है 2 करोड़ से अधिक नौजवानों के लिए टैबलेट की व्यवस्था। ये वर्तमान में स्कीम चल रही है, जिनमें 50 लाख नौजवानों को हम दे चुके हैं। शेष नौजवानों को टैबलेट उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम भी हमारा आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो कार्य, 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर गरीब का बच्चा भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त विद्यालयों में पढ़ सकता है। अटल आवासीय विद्यालय उसके मॉडल हैं। इस प्रकार का मॉडल हर जनपद में सीएम कंपोजिट विद्यालय के माध्यम से लागू करने के कार्य पहले चरण में हर जनपद में 2-2 गत वर्ष दिए गए थे, 2-2 विद्यालय इस वर्ष भी हम लोग देने जा रहे हैं।
प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत हो या फिर उस तबके तक पहुंच, मुसहर को कोई नहीं पूछता था। पिछली सरकारों ने उसको नकारा, वनटांगिया को नकारा, जनजातीय समुदाय को पिछली सरकारें नकारती थी। प्रदेश के अंदर चेरो हो, गौड़ हो, थारू हो, सहरिया हो, बुक्सा हो, मुसहर हो, वनटांगिया हो, इनके बारे में कभी इन्होंने काम नहीं किया, कभी नहीं किया। पहली बार हुआ है 100% सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए सरकार ने उनके लिए योजनाएं लागू की। आज उनको जमीन के पट्टे भी मिल रहे हैं, आज उनको आवास भी मिल रहा है, आज उनको हर घर नल की योजना का लाभ भी मिल रहा है, हर घर तक बिजली भी मिल रही है, हर घर तक राशन कार्ड भी उपलब्ध हुआ है, हर घर को स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध हुई है। ये सभी सुविधाएं उन तबकों तक पहुंचाने का काम, क्योंकि हमने प्रदेश को फिरकों में बांट करके नहीं देखा, हमने जातीय चश्मे से नहीं देखा, हमने क्षेत्रीय चश्मे से नहीं देखा। हमारे लिए तो उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही परिवार थी और उसको परिवार भाव के साथ उसकी समृद्धि के लिए, उसकी खुशहाली के लिए सरकार ने कदम बढ़ाए और वह आज वहां तक पहुंचाने का काम, चाहे वह दलित हो, वंचित हो, गरीब हो, समाज की अति पिछड़ी जातियां हैं, उन तक भी सरकार पहुंची और योजनाओं का लाभ आज वहां पे आवास के रूप में, शौचालय के रूप में, राशन कार्ड के रूप में, आयुष्मान कार्ड के रूप में, उनके द्वारा चलाई जाने वाली आजीविका मिशन के कार्यक्रम के माध्यम से, मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से आज वह सब वहां तक दिखाई देता है। उसका लाभ प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, सुशासन के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य हुआ है, आपने देखा होगा पाठक जी जो अपने भाषण में कह रहे थे, बेसिक शिक्षा परिषद की स्कूलों में बेटियां नंगे पैर जाती थी, फटे कपड़े होते थे। अगर सरकार कभी कृपा कर दे 17 के पहले तो जो यूनिफॉर्म देती थी वह अपने आप में मजाक का पात्र बन जाती थी। और आज हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे पढ़ रहे हैं। प्रदेश सरकार उन्हें किसी भी पब्लिक स्कूल और कॉन्वेंट से कम कीमत की यूनिफॉर्म नहीं देती उन बच्चों को। 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाती है। ऑपरेशन कायाकल्प में हमारे जनप्रतिनिधियों ने और अधिकारियों ने मिलकर के 1,36,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प में संसाधनों से युक्त किया है। पहले मान्यता क्या थी कि बेटी इसलिए स्कूल छोड़ देती है क्योंकि दूर स्कूल है, लेकिन जब हम लोगों ने इसके सर्वे लिए या ये टूल का इस्तेमाल किया और पाया कि नहीं, दूरी के नाते बेटी स्कूल नहीं छोड़ती है। बेटी इसलिए स्कूल छोड़ती है क्योंकि विद्यालय में टॉयलेट नहीं है और पेयजल की व्यवस्था नहीं है। उन सभी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए और बालकों के लिए अलग अलग टॉयलेट दिए गए, पेयजल की व्यवस्था की गई। आज ड्रॉप आउट रेट 0 पे पहुंचा है। बहनों और भाइयों, नकल विहीन शिक्षा हो या फिर प्रोजेक्ट अलंकार के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा में विद्यालयों के वर्तमान भव्य भवन, हम भी तो किसी इंटर कॉलेज में ही पढ़े थे। हमारा भी तो दायित्व बनता है हम उसका पुनरुद्धार करें। सरकार ने उस दायित्व को निर्वहन किया। पहली बार संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए स्कॉलरशिप लागू हुई है। वे 6ठी क्लास में हो, पूर्वा में हो या आचार्य की कक्षा में, हर बच्चे को स्कॉलरशिप आज सरकार उपलब्ध करवा रही है और उनके लॉजिंग फूडिंग की एक नई स्कीम के साथ भी हम आगे आ रहे हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था हो, खाने की व्यवस्था हो, जिससे संस्कृत के माध्यम से वे समृद्धि के मार्ग पर प्रदेश सरकार को आगे बढ़ा सकें। यह सरकार के वे लक्ष्य, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया से उभार करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की दिशा में आज आगे बढ़े हैं। गोरखपुर में एम्स संचालित, रायबरेली में एम्स संचालित, वर्ल्ड क्लास कैंसर इंस्टीट्यूट काशी में BHU में बन चुका है।
लाखों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। और आज प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो प्रगति की है, लगभग 6 करोड़ गोल्डन कार्ड जारी होने के साथ ही आरोग्य मेले हर पीएचसी पे हर रविवार को आयोजित हो रहे हैं। आज इंसेफ्लाइटिस की बीमारी पूरी तरह समाप्त हुई है, वेक्टर बॉर्न डिजीज समाप्त हुई है, उस पर नियंत्रण, प्रभावी नियंत्रण किया गया है और उस दिशा में जो कार्य आगे बढ़े हैं, पर्यावरण के संरक्षण के लिए इतना बड़ा राज्य, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन, उस सब के बावजूद देश के अंदर बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अपने यहां ग्रीन लैंड बढ़ाने में सफल हुआ है। ज्यादा वृक्षारोपण के लक्ष्य को प्रदान करने वाले राज्यों में प्रदेश सरकार ने अपने को आगे बढ़ाया है। बहनों और भाइयों, सेवा सेक्टर में भी जो कार्य हुए हैं, आज प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 156 करोड़ टूरिस्ट और श्रद्धालु गत वर्ष उत्तर प्रदेश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर और पर्यटन केंद्रों में आया है। अनुमान करिए 2017 के पहले यह संख्या कुछ लाखों में हुआ करती थी, आज ये करोड़ों में पहुंच गई है। ये केवल पर्यटन नहीं है, ये राष्ट्र को जोड़ने के सेतु भी हैं, यह प्रदेश के बारे में परसेप्शन को बदलने वाले भी हैं और रोजगार के नई संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने वाले हैं। नई संभावनाएं बढ़ी हैं, समृद्धि बढ़ी है, लोग आगे बढ़े हैं। प्रयागराज का महाकुंभ इस समरसता का कुंभ बना है। जो लोग सनातन संस्कृति को कोसते थे, अपमानित करते थे, उन्होंने देखा, जो लोग बोलते थे कि ये कुंभ तो केवल एक जाति विशेष का है, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई जब उनसे पूछा गया प्रयागराज में, ये बताओ तो कौन जाति के लोग हैं? ये तो सर्व समाज है, न इसकी जाति है, न पंथ है, न संप्रदाय है, ये केवल भारतीय है और सनातन का उद्घोष करने के लिए प्रयागराज में त्रिवेणी की इस पावन त्रिवेणी में डुबकी लगाने आया है। अयोध्या जब आता है, पिछली सरकारों ने अयोध्या के बारे में क्या कहा था? राम हुए ही नहीं। हमारी आस्था को ये लोग अंधविश्वास कहते थे। हमने कहा नहीं, ये अंधविश्वास नहीं, हमारी आस्था है। अंधविश्वास तो वो था कि नोएडा नहीं जाना है, ये अंधविश्वास था। लेकिन अयोध्या हमारी आस्था है, क्योंकि अयोध्या ने हमें मर्यादा के साथ कैसे रहना है ये सिखाया है और वह अयोध्या आज नई अयोध्या के रूप में हमारे सामने है। काशी कैसे होनी है, जीवन कैसे होता है, जीवन की जीवंतता देखनी है। न दिन है, न रात्रि है, न हर्ष है, न क्रोध है, न रोग है, न शोक है। काशी निरंतर चलायमान है, जीवंतता का प्रतीक है। ये देखना है तो काशी में जाकर के देखो बाबा विश्वनाथ का धाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को किस रूप में आज साकार करते हुए आगे बढ़ रहा है, दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। और भक्ति देखनी हो तो मथुरा वृंदावन में जाकर के देखो। भारत के पौराणिक ज्ञान की धरोहर को देखना तो नैमिषारण्य में आकर के देखो। भागवत की भूमि के रूप में देखना हो तो जाके सुख तीर्थ में जाकर के देखो। भाई भाई का प्रेम कैसे होता है देखना तो चित्रकूट धाम में जाकर के देखो, क्योंकि ये सब कुछ हमारे पास है। बुद्ध की करुणा देखनी है तो कुशीनगर में जाकर के देखो। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास की कर्म योग को देखना है तो काशी के साथ साथ उस गरीब बस्ती में जाकर के देखो, जहां रैदासी संप्रदाय से जुड़ा हुआ कोई संत अपनी भक्ति में लीन होकर के भारत की राष्ट्रीयता को मजबूती प्रदान कर रहा है। और ये उत्तर प्रदेश की ताकत बनती है, यही देश की ताकत बनती है। और उस ताकत के हम वर्तमान में संवाहक हैं। हम सब गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में
हम सब उत्तर प्रदेश वासियों को अपने अतीत की इस विरासत के साथ, गौरव के साथ आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम भी उत्तर प्रदेश के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी नहीं, इस बात के लिए नहीं कोसेंगी कि इनको अवसर मिला था, इन्होंने कुछ नहीं किया। आने वाली पीढ़ी ये कहेगी कि सपा और कांग्रेस के पाप से मुक्त करके पुण्य भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने यूपी के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश को उसकी पहचान दिलाई है और उस पहचान पर हम सब गौरव की अनुभूति करते हैं। और इसीलिए तो पंकज जी जो कह रहे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा ना कि जब इससे पहले एक सांसद के रूप में हम कनाड प्लेस में जाते थे, देश के अंदर किसी अन्य राज्य में जाते थे, लोग पूछते थे कहां से हैं, हम बोलते थे यूपी से, तो लोग पीछे हटते थे। और आज जब जाते हैं, कहीं भी आप जाइए देश में, दुनिया में, आप बोलेंगे कहां से हैं, वो पूछता है कहां से हैं, आप पूछेंगे यूपी से, तो सामने वाले के चेहरे पर एक नया तेज झलकता है। ऐसे लगता है जैसे वह आपको सिर आंखों पर बिठाने को तैयार है। बहनों और भाइयों, यह परिवर्तन तब आता है जब टीम वर्क के साथ एक सामूहिक प्रयास होता है। 25 करोड़ की जनता जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक स्वर में आगे बढ़ती है, एक स्वर में, उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर के आगे बढ़ने का संकल्प लेती है, परिणाम आते हैं। उस परिणाम का साक्षी आज उत्तर प्रदेश बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश सुरक्षा का, सुशासन का और समृद्धि का एक नया मॉडल बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है। इस मॉडल को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा करके अब उत्तर प्रदेश को भारत के अंदर ट्रस्ट का जो एक कारण बना है, ये टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रांसफॉर्मेशन की ट्रिपल टी है। ये ट्रिपल टी ही इस ट्रस्ट का कारण है। इसके लिए हम लोगों को कुछ कदम उठाने पड़े और वह कदम थे आज जो कुछ भी कार्यक्रम हुए हैं। बहनों और भाइयों, आज उसका परिणाम क्या है? जो उत्तर प्रदेश पहले जो बॉटलनेक थे उसको हमने हटाया है, बॉटलनेक से इसको ब्रेक थ्रू में बदलने का काम किया है। उत्तर प्रदेश और पहले रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट था, आज पिछले 5-6 वर्षों से लगातार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में अपनी एक पहचान को आगे बढ़ाया है। टॉप 3 इकोनॉमी के रूप में यूपी आज देश के अंदर है। हम बॉटम 3 से टॉप 3 में पहुंचे हैं। यह हमारी शानदार यात्रा है। आज उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी हुई है। 2017 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 13 लाख करोड़ की थी, आज हम उसको 36 लाख करोड़ तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। सीडी रेशियो 43% से बढ़ा करके 61% पहुंचाने में सफल हुए हैं। ये नए उत्तर प्रदेश की पहचान है जो उत्तर प्रदेश को निरंतर एक नई गति के साथ आगे बढ़ा रही है। मैं आज के इस अवसर पर अपने टीम के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी को मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी और अपने सहयोगी दलों के सभी कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों को इन 9 वर्षों में सहयोग के लिए हृदय से अपनी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि 9 दिनों तक चलने वाला यह अभियान, अलग अलग थीम को लेकर के चलने वाला यह अभियान प्रदेश में चर्चा परिचर्चा का विषय बने, हम लोग आम जन तक पहुंचे। आज इसके लिए जो यहां पे कुछ लिटरेचर भी प्रकाशित हुआ है, जिसको अभी हम लोगों ने यहां पे विमोचन किया है। 3 प्रकार का एक फोल्डर है, एक छोटी पॉकेट बुक है और एक पुस्तिका है। ये तीनों पर्याप्त मात्रा में आपको भी मिलेंगी, हर जनपद में उपलब्ध होंगी। हम इसको जन जन तक पहुंचा करके व्यापक प्रचार प्रसार करें। जिन लोगों को योजना का लाभ मिला है वे बोलें, जिनको नहीं मिला है उन तक हमारे हाथ पहुंच कर उन्हें योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य करें। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं वासंतीय नवरात्रि की और रामनवमी की हृदय से मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।